जय हिंद। तो आज डे 18 है हम लोग का पीवाईक्यू सीरीज का, जो कि हम लोग कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट का। और आज हम लोग 41 टू 60 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दिसंबर 2023 का शिफ्ट 2 का हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो भी डे 17 तक जो नहीं कवर किए हैं वो आप लोग जाके कवर कर सकते हैं। हम लोग 3 ईयर का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पीवाईक्यू, और आज हम लोग कवर कर रहे हैं उससे आगे, मतलब कि 41 से कवर कर रहे हैं। तो जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और जो रेगुलर नहीं देख रहे हैं प्लेलिस्ट में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में जा करके आप बहुत इजीली से डे 1 डे 2 डे 3 सब का अच्छा से हेडिंग दिया हुआ है, आप लोग सभी कुछ कवर कर सकते हैं वहां से जा करके। और एक बात, चूंकि अभी दिसंबर के लिए सिर्फ 15 दिन बचा हुआ है, आप लोग के लिए 15-16 दिन बचा हुआ है, तो हर एक ईयर का पीवाईक्यू कवर करना अब मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए आप लोग को जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देने का कोशिश करता हूँ कि पास्ट में ये पूछा गया, पास्ट में वो पूछा गया, जैसा कि हर वीडियो में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो आप लोग को वो सब के ऊपर भी ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछा है पास्ट में। ठीक है? तो उस हिसाब से आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। बहुत कम समय बचा है और बहुत कुछ कवर करना है आप लोग को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 बोल रहा है रीजनिंग और असर्शन के बारे में दिया हुआ है। पाली भाषा जो कभी पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी, बौद्ध काल के दौरान अधिक लोकप्रिय हो गई। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने उस अपने कार्यों के लिए पाली को अपनाते हुए कहा था, पाली धर्मानुशासनम। ये ऐसा कहा गया था बुद्ध के द्वारा। तो ये भी सही है और इसका निष्कर्ष भी सही है, मतलब कि ये सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक सत्य है, पाली जो है बौद्ध धर्म जब आया था तो बौद्ध के समय पे बहुत ज्यादा फल फूल रहा था, और बुद्ध के द्वारा पाली धर्मानुशासन भी कहा गया, तो इसीलिए ये चीन सब के एरिया में भी बहुत ज्यादा फैल जाता है धर्मानुशासनम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है, बैरम खान के पतन के तुरंत बाद अकबर ने वकील के पद पर किसे नियुक्त किया? वकील का क्या मतलब होता है? वकील का मतलब होता है कि जब राजा, सुल्तान, बादशाह जब गद्दी पर नहीं रहेगा, जब राजधानी में नहीं रहेगा, तो वो किसी और को नियुक्त करता था अपने बिना पे। मतलब कि जब राजा अनुपस्थित होता था तब वो दूसरा को गद्दी पर बैठाता था, उस पदभार देता था, गद्दी पर नहीं बैठाता था, पदभार देता था, तो उसको वकील कहा जाता था। तो कौन है वो बंदा बैरम खान के बाद? उधम खान नहीं है, शमसुद्दीन उतका खान भी नहीं है, ये है मुनीम खान। मुनीम खान को जो है बैरम खान के तुरंत बाद अकबर ने वकील के पद पर नियुक्त किया था। वकील के रूप में उन्होंने मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, साम्राज्य के प्रशासन को संभाला, और विभिन्न मामलों पर सम्राट को सलाह दी, ये बैरम मुनीम खान ने। और अधम खान कौन था? ये एक सेनापति और अकबर के करीबी विश्वास पात्र था। वकील जैसे उच्च प्रशासनिक पद पर उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी उधम खान की। और अतका खान कौन था? अकबर के दरबार में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो वफादार और सेवक था। और बैरम खान के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि अकबर के समय पीरियड में बैरम खान ही सारा नेतृत्व कर रहे थे जब अकबर छोटा था। क्वेश्चन नंबर 43 है, वॉरेन हेस्टिंग के आदेश पर 1775 में 11 पंडितों की एक समिति द्वारा हिंदू कानूनों का एक सारांश संकलित किया गया था। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सा सही है। डाइजेस्ट का अंग्रेजी में अनुवाद एन बी हेल्ड हॉलहेड ने द्वारा किया गया। हालहेड के द्वारा किया गया डाइजेस्ट का अनुवाद, तो ये वाला जो है हालहेड के द्वारा किया गया, ये सही है। ए है सही, ए सही है। इसको काट देते हैं बीसीडी। इसने यूरोपीय न्यायाधीशों को मदद मिली और देसी दूरभाषियों पर उनकी निर्भरता कम हो गई, तो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है, बी भी सही है। तो इसको भी अब हम लोग काट देते हैं। इससे रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व कम हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सी जो है नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ये भी कट गया। तो ए बी डी जो है इसका आंसर हम लोग का निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 1। यह पिट्स इंडिया एक्ट को पारित होने का आधारशिला बना, ये वाला भी स्टेटमेंट इसका गलत है। ओनली एक
ए, बी और डी इसने अंग्रेजों के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीयों की कानूनी समझ को समझने में मदद मिली। तो ये वाला इसका स्टेटमेंट सही है। तो ए, बी, डी जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और और ये इसका थोड़ा-सा की पॉइंट है। 1776 में हिंदू कानून के डाइजेस्ट का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया था, जो कि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा किया जाता है। और इससे यूरोपीय को बहुत मदद मिला, क्योंकि वो लोग अब देसी भाषा को समझ सकते थे। देसी जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको समझ करके अपने हिसाब से उसको थोप सकते थे इंडियन के ऊपर। और इसने जो है कानूनी समझ में बहुत मदद किया, भारतीय कानूनी समझ को मदद मिला। ये जॉन टू लॉज जो बनाया गया था। ठीक है, और ये रेगुलेटिंग एक्ट इससे संबंधित नहीं है, और पिट्स इंडिया का आधारशिला रखा था, ये भी गलत बात है। इसीलिए एबीडी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग अपना कॉपी निकाल के सीरियस वे में 1, 2, 3, 4 करके उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना सही है तो सही और गलत है तो गलत कर रहे होंगे अपने से। अपने से खुद स का एनालाइज़ आप लोग कर रहे होंगे। यहाँ पे मेरा काम सिर्फ़ आप लोग को पीवाईक्यू से रूबरू कराना है कि कौन-कौन सा पीवाईक्यू पूछा है। और हम लोग बात कर रहे हैं दिसंबर 2023 का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमें सिखाता है विद्वत विश्वत्व, किसी के जीवन में हर किसी का स्थान, सच्चा दोस्त, भावनाओं का संतुलन, तुच्छ चरित्र। तो ये वाला तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तुच्छ चरित्र। ई को काट देना है। तो ई कटेगा और ई कटेगा। ए बी सी डी जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 सही। और ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1971 और 76 में 25 और 42वें संशोधन में प्राथमिकता दी गई। ये पॉलिटी का क्वेश्चन घुसा दिया गया है हिस्ट्री में। हिस्ट्री पेपर 2 में पॉलिटी का क्वेश्चन घुसा दिया गया है। इससे पहले भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि पेपर 2 में एक बार ज्योग्राफी का क्वेश्चन घुसा दिया था, जिसमें कि आर्कियन युग पठार के बारे में पत्थर के बारे में पूछ लिया था। चट्टान के बारे में बेसिकली पूछा था, आर्कियन युग से रिलेटेड। और एगो इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं कि घुसा चुका है, और इस बार घुसा दिया है पॉलिटी का क्वेश्चन। तो पेपर 2 में कभी-कभी ये वाला चीज भी देखने को मिलता है कि कुछ-कुछ घुसा देता है, ठीक है। तो ये वाला बताना है कि ये संशोधन किससे संबंधित था, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, महिलाओं के संपत्ति अधिकार, या फिर कोई भी नहीं। तो ये वाला जो हुआ था, ये वाला हुआ था नीति निर्देशक तत्व में ये बदलाव किया गया था। हालांकि 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, बहुत कुछ हुआ था इसमें। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है, जो कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर 51 तक है, हम लोग का पार्ट 4 में आता है। और मौलिक अधिकार जो है, ये वाला पार्ट 3 में आता है, 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल याद रखना है। हालांकि ये सब पॉलिटी से कनेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पूछ लिया गया है तो आंसर देना पड़ेगा। ये 42वां संविधान संशोधन जो है डीपीएसपी से कनेक्टेड है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आर्यभट्ट द्वारा रचित नहीं है। आर्यभट्टई, हाँ ये है। आर्य सष्टसता, ये भी है। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा नहीं दिया गया है। और 10 गीतिका सूत्र, ये भी आर्यभट्ट के का रचना है। तो इसका मतलब जो है, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ब्रह्म सिद्धांत, ये जो है ये नहीं दिया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है, ये दिया गया था गणित और खगोल विज्ञान ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो है ये दिया गया था। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया था, ये बात को याद रखना है। और बाकी आर्यभट्ट का ये तीनों भी याद रखना है कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था, क्योंकि आगे चल के मैच द फॉलोइंग में ये सब सजाने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ये तो बहुत फेमस युद्ध है, 1565 विजयनगर और बहमनी के बीच लड़ा जाता है। तो इसमें बहुत सोचने वाला बात तो है ही नहीं, ये वाला महत्वपूर्ण लड़ाई जो कि विजयनगर और दक्कन सल्तनत के निर्णायक युद्ध होता है, जिसके बाद उसका पतन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत सेना का वह सैन्य कमांडर कौन था जिसने वारंगल के काकतीय पर आक्रमण किया। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, खाने जहां मकबूल नहीं होगा, ये होगा मलिक काफूर होगा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति रहता है, और ये हजार दिनार इसको कहा जाता है। और दक्षिण के लगभग सभी राज्य को, होशले राज तक को ये जीत लिया था, मदुरई राज तक को जीत लिया था इसने। तो मलिक काफूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
और ये जो भी डिटेल में जो भी दिया गया है, ये आप लोग पीडीएफ में जा करके पढ़ सकते हो। जैसे ही हम लोग का 100 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आप लोग को टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। वहां से जाके आप लोग कवर कर सकते हैं सारा डिटेल में। जैसे कि खाने जहां मकबूल ये कौन था? यह तुगलक वंश के दरबार में कुलीन व्यक्ति था, जो कि फिरोज शाह तुगलक के अधीन कार्यरत था। ये काकतीय से संबंधित नहीं है। मुबारक शाह खिलजी कौन था? ये खिलजी वंश का सदस्य था और वारंगल से ये भी संबंधित नहीं है। खिज्र खां ये तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? मलिक काफूर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। मानव विज्ञान का संबंध किससे है? आधुनिक अध्ययन नहीं, मध्ययुगीन काल नहीं, जमीन के मामले नहीं, मानव का विकास, वृद्धि और विकास। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें भी बहुत ज्यादा सोचने वाला बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। व्यापार और वाणिज्य के उद्देश्य विषयों का विकास करना है, तो बताना है कि क्या क्या इसका सही है। खाद्य उद्योग, आर्थिक स्थिरता, लोगों का विवश करना, आत्मनिर्भरता या टैंकों का निर्माण। तो ये जो है लोगों को विवश करना, ये इसका हिस्सा नहीं है। वाणिज्य उद्देश्य का हिस्सा लोगों को विवश करना नहीं है, बाकी सब है। मतलब कि सी को काट देना है, सी को और ए बी डी ई जो है ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। पृथक आंध्र का निर्माण की मांग को लेकर अनशन करने वाले नायक पोट्टी श्रीरामल्लू का निधन कब हुआ? श्री रामल्लू का निधन कब हुआ? 19 सितंबर, 15 अक्टूबर, 19 नवंबर या 15 दिसंबर? और 1952 सब में कॉमन है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है। इसका आंसर याद रखना, इनका निधन हुआ था 15 दिसंबर 1952 को निधन हुआ था। इसके बाद पृथक आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था 1953 में, भाषाई आधार पे हुआ था। सबसे पहले भाषाई आधार पे पृथक राज्य का निर्माण जो है वो इसके द्वारा ही किया गया था, आंध्र प्रदेश का ही मतलब हुआ था। लेकिन एनटीए ने इसको जो है प्रश्न को हटा दिया इसको। अच्छा, आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि कितना दिन का अनशन किया गया था इनके द्वारा, कितना दिन का अनशन किया गया था, क्योंकि उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोग को कमेंट करना है ये बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। मिलान करने के लिए पूछा है, मैच द फॉलोइंग। बैग जार ए अफसा, बुलंद दरवाजा, मन मंदिर, हौज शमसी। तो जो सबसे फेमस है सबसे पहले वही मिलाते हैं। बुलंद दरवाजा ये अकबर से मिल जाएगा, बी का वन जहां जहां आ रहा है, बी का वन यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। हौज शमसी भी इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है, ये इल्तुतमिश का है, डी का 2 हो जाएगा। और डी का 2 एक ही जगह सिर्फ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मान सिंह का हो जाएगा मान सिंह तोमर। और ये जो बैग जार ए अफसा है ये हो जाएगा बाबर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। संधि का क्या मतलब होता है? आसन का क्या मतलब होता है? संशय, आर्याना। तो संधि का बेसिकली मतलब तो संधि का मतलब क्या होता है? ये होता है शांति की संधि या गठबंधन। तो मतलब कि ए का 4 से मैच हो जाएगा, ए का 4, और बाकी सब जगह नहीं आ रहा है, सीधे ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और याना का भी इंपॉर्टेंट है, याना का मतलब होता है वास्तव में युद्ध की घोषणा किए बिना आक्रमण की तैयारी करना को याना कहा जाता है। और उसी प्रकार आसन को कहा जाता है क्या? आसन तटस्थता है आसन का मतलब। और संशय का मतलब दूसरों की सुरक्षा की तलाश करना है। तो ये सब कुछ कुछ वर्ड है जो कि मिडावल इंडिया में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कि आप लोग को याद रखना है। संधि का गठबंधन होता है, आसन का तटस्थता होता है, संशय का मतलब होता है दूसरे की संरक्षा प्राप्त करना, सुरक्षा प्राप्त करना, और याना का मतलब होता है कि युद्ध की घोषणा किए बिना ही जो है युद्ध की तैयारी करना, जो कि एक उस समय में अमान्य था ये वाला। और ये वाला कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में ये बात 6 प्रकार की नीति पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इतिहास के जनक हेरोडोटस ने किसके बारे में लिखा है? एथेंस स्पार्टन युद्ध, गुलाम युद्ध, रोमन युद्ध या चीन युद्ध? तो ये फेमस है हिस्ट्री के जनक जो है हेरोडोटस। इन्होंने एथेंस और स्पार्टन युद्ध के ऊपर लिखा है। और इनका जो बुक है वो है द हिस्ट्रीज में यूनानियों और फारस के बीच प्रमुख युद्ध को लिखा है, जिसमें कि एथेंस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 300 स्पार्टन के द्वारा ये युद्ध को लीड किया गया था। जिसमें कि आप लोग देखे भी होंगे, हॉलीवुड में एक मूवी भी बना है, 300 नाम करके एक मूवी बना है, जिसमें कि स्पार्टा का
युद्ध कौशल के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह से वो पारंगत थे अपने युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। अग्रहारा वह गाँव है जिससे उपहार के रूप में दिया गया था। तो 2 तरह का भूमि होता था, एक अग्रहारा और एक होता था ब्रह्मोदय, जिससे कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दोनों से रिलेटेड। तो अग्रहारा केवल ब्राह्मणों को दिया जाता था, व्यापारियों को, विदेशी यात्रियों को, ऐसे शिल्प व्यक्ति जो अपने कौशल में उत्कृष्ट हो या नाइयों को। तो ये जो है विदेशी यात्री को क्यों दिया जाएगा बताइए? अग्रहारा में विदेशी क्या करेगा? सी को काटना है सबसे पहले तो यही काम करना है। सी कट गया, ए, बी, डी, ई इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। मतलब ब्राह्मणों को दिया जाएगा, व्यापारियों को दिया जाएगा, शिल्पी समुदाय को दिया जाएगा और नाइयों को दिया जाएगा। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ब्रह्मोदय ब्रह्मोदय क्या था? ब्रह्मोदय जो है ये क्या था? ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही साइमल्टेनियसली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। ब्रह्मी एक प्राचीन है, ब्रह्मी क्या है? ये तो एकदम खोआ क्वेश्चन है। ईश्वर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिपि, हाँ जी हाँ, ब्रह्मी जो है एक लिपि है जो कि अशोक का बहुत सारा अभिलेख में ये वाला पाया गया है। और इसको कौन खोजता है? इसको खोजा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा खोजा गया था 1837 में। इस लिपि को पढ़ा गया था मतलब कि, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पढ़ लेना है पीडीएफ से डिटेल में जा करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 और जो कि आरोही क्रम में सजाने के लिए दिया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी आप लोग को इसके बारे में बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा है और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुजफ्फर षड्यंत्र ये वाला कब हुआ था? ये हुआ था 1909 में हुआ था। लाहौर कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में, ये हो गया था। काकोरी 25 में हुआ था और मेरठ 29 में हुआ था और कानपुर हुआ था 24 में, ठीक है। तो ये इसका क्रोनोलॉजी है। तो इसका मतलब सबसे पहले ए ही आ जाएगा, मुजफ्फर वाला ए। ए यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको और इसको तो काट देना है। 1909 के बाद आएगा 1924, मतलब कि कानपुर, ई आएगा ए के बाद। ए के बाद ई, उसके बाद 25 आएगा काकोरी, उसके बाद आएगा 29 मेरठ और उसके बाद आएगा लाहौर 31, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1874 में भारत श्रमजीवी पत्रिका शुरू किया था? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और पूछता है संजीवनी के बारे में, पूछता है श्रमजीवी पत्रिका, स्वदेश बांधव समिति और फिर तरह तरह का पत्रिका, जितना भी तरह का लॉन्च हो रहा था उस समय पीरियड में, सारा के बारे में, द हिंदू के बारे में पूछा है। हम लोग देख चुके हैं, फिरोज शाह मेहता का पूछ लिया है, बॉम्बे क्रॉनिकल के बारे में भी पूछा है। तो ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए ये वाला जो एरिया है, आपको जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बुक एंड ऑथर मॉडर्न इंडिया का, और ये पत्र पत्रिका और सभा समिति, ये वाला जो एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप लोग अपने जो इम्पोर्टेंट एरिया है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ पे आप लोग मेंशन कर रहे हो, वहाँ पे आप लोग ये वाला मेंशन कर लिए होंगे। और स्पेक्ट्रम का लास्ट में ये वाला बहुत ही अच्छा से दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से ये वाला चीज़ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? लोखंडे नहीं, ये शशिपाद बनर्जी है, श्रमजीवी पत्रिका का शुरुआत किया गया था शशिपाद बनर्जी के द्वारा, तो ये बात को याद रखना है। 1827 से लेके 86 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन है। 1870 में बनर्जी ने मजदूरों के खराब कामकाजी परिस्थितियों और शोषण को संबंधित करने के लिए एक श्रमिक संगठन श्रमजीवी समिति का भी स्थापना किया गया था इनके द्वारा। ठीक है, भारतीय श्रमजीवी ने इन चुनौतियों पर चर्चा किया, जो कि 1874 में लिखा गया था, मतलब कि शुरुआत किया गया था शशिपाद बनर्जी के द्वारा। तो ये बात को याद रखना है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी सजाने के लिए दिया जा सकता है और 1874 इसीलिए याद होना चाहिए। इसमें तो 1874 इसमें दे दिया है सीधे क्वेश्चन में ही, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन में ये ना दे, इसीलिए उसके लिए भी आप लोग को रेडी रहना है। क्वेश्चन नंबर 59। आर्य समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दयानंद आंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर में स्थापित किया गया, ये वाला सही है। स्वामी श्रद्धानंद दयानंद के गुरु थे, तो ये वाला गलत है, गुरु नहीं थे, वो शिष्य थे, श्रद्धानंद के शिष्य थे। स्वामी श्रद्धानंद दयानंद के गुरु थे, नहीं वो दयानंद के गुरु नहीं थे, वो दयानंद के शिष्य थे श्रद्धानंद, ठीक है। तो बी को कट कर देना है, बी कट हो जाएगा और बी कहाँ आ रहा है, बस
ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की आत्मकथा है। नहीं, ये आत्मकथा नहीं है, ये एक सामाजिक पहलू पे किताब है। तो सी भी कट हो जाएगा, सी भी कट हो जाएगा और सी कट करने से हम लोग आंसर मिल जा रहा है ऑप्शन नंबर 3। दयानंद का जन्म मोरवी में हुआ था, सही बात है। लाला लाजपत राय गुरुकुल कांगड़ी से संबंधित थे, ये भी सही है। तो ए डी ई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग के लिए थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन है, आप लोग पीडीएफ से जाकर के पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, एकता शब्द से क्या समझते हैं? एकता क्या है? जो मिडाइवल इंडिया में स्टार्ट किया गया था। वित्तीय कार्यभार है, सैन्य एवं नागरिक सेवा के बदले दी गई भूमि है, प्रशासन के लिए कृषि भूमि है, अधिकारिता क्षेत्र सिकदर ए सिकदरान के सौंपा गया, ये है। तो ये जो है ये सैन्य एवं नागरिक सेवाओं के बदले दी गई भूमि है एकता, और ये एक सामंती व्यवस्था का एक रूप है। और आप लोग को कमेंट करना है कि एकता व्यवस्था किसने शुरू किया था और किसने खत्म किया था, ये वाला चीज आप लोगों को कमेंट करना है, जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए एकता के बारे में बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। अनुदान दिया जाता था, जो कि राज्य का जो कार्यकारी मुखिया होता था उसको दिया जाता था, भूमि के रूप में दिया जाता था। ऐसे ऐसे करके मान लीजिए ये खालसा भूमि है, तो इस तरह करके इकता दिया जाता था सभी को। और वहां से वो लोग टैक्स इकट्ठा कर सकता था, और जितना फवाजिल रकम जो बचता था वो सेंटर को भेजता था इकता में। ठीक है, तो ये था इकता व्यवस्था। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा फास्ट हम लोग नहीं गए होंगे, क्योंकि स्लो स्लो जाने पे बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट हम लोग चल रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जितना हो सके कवर आप लोग का कराने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करना है, और नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करके बता देना है कि क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। आप लोग का फीडबैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए और यूट्यूब के लिए भी, क्योंकि आप लोग के फीडबैक के हिसाब से ही यूट्यूब रिकमेंड करता है हर एक वीडियो को। और एजुकेशनल चैनल पे तो आप लोग को फीडबैक ज़रूर देना चाहिए, चाहे ये चैनल हो, मेरा चैनल हो, या फिर कहीं भी अदर चैनल हो। आप लोग को फीडबैक ज़रूर देना चाहिए एजुकेशनल चैनल पे खास तौर पर, क्योंकि इसके हिसाब से ही जो पढ़ा रहे होते हैं, जो पढ़ा रहा होता है उसको आइडिया लगता है कि किस-किस हिसाब से और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है? तो आई होप कि ये सब बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग फीडबैक के लिए थोड़ा-सा सीरियस होंगे, और कितना नंबर आप लोग का आ रहा है आप लोग को कमेंट करके बताना है। अभी तक हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं, और ये 60 नंबर में आप लोग का कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, खुद को एनालाइज़ आप लोग को करते हुए चलना है और कमेंट करना है कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो सीधे 100 तक कवर कर देने का, देखते हैं कितना हो पाता है। जैसा भी होगा आप लोग बस बने रहना इस चैनल पे, और बेल आइकन को ऑल पे करके रख देना है, क्योंकि नोटिफिकेशन आजकल पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन सबको पहुंच नहीं रहा है। तो वो बात को ध्यान देना है, और आप लोग के लिए यदि ये हेल्पफुल हो रहा है तो आप लोग दूसरों को शेयर भी कर सकते हो, और नहीं हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग अपने तक ही सीमित रख सकते हो इसको। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखिए, और अपने करियर को, अपने टारगेट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।